पीडियाट्रिक्स के कंसल्टेशन पे दवा नहीं देनी। 1 साल तक के बच्चों में ये दिक्कत होती है, लूज मोशन होने लगा, वॉमिटिंग होने लगती है। छोटे बच्चों में कोई भी सिम्टम्स तुरंत अपीयर करता है, इसलिए उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। इन्फेंटाइल एज में अक्सर गार्जियन कंप्लेन करेंगे कि बच्चा रात में सोता नहीं, जगह बदलने से भी बच्चे डेलिकेट होते हैं, उस पर वातावरण का असर बहुत जल्दी पड़ता है। उसके बाद खाना नहीं खा रहा है, क्यों नहीं खा रहा है, इसका बहुत कारण है। मोटापा के साथ 11 ईयर का पेशेंट है और वजन है 60 kg। लैंग्वेज की प्रॉब्लम, बच्चा बोलता नहीं है, बात नहीं सुनता है, ठीक से बैठता नहीं है, किसी को ये वायलेंट बिहेवियर, ये सब आजकल बहुत ज्यादा मिलने लगा है। एडोलसेंट एज में मास्टरबेशन वेरी कॉमन। स्कूल एज में सेक्स करने की प्रवृत्ति, गार्जियन कंप्लेन करेंगे कि पढ़ाई में इसको मन नहीं लगता है। कि मोबाइल और इंटरनेट के चलते बच्चे का जो स्लीपिंग टाइम है वो घट गया है। एडिक्शन तो ऐसा है कि इंटरनेट के बिना रह नहीं सकती। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल। आज हमारे साथ है डॉक्टर कृष्णा केशव, जो कि पटना बिहार में एक पीडियाट्रिशियन है। आइए इनसे बात करते हैं इनकी मेडिकल जर्नी के बारे में। वेलकम डॉक्टर कृष्णा केशव, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू प्रेरणा जी, गुड आफ्टरनून। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे बुलाया और अपना मेडिकल जर्नी शेयर करने के लिए आपने मुझे जगह दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक विलेज बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ और मेरी पूरी स्कूलिंग गांव में ही हुई थी, जहाँ से मैंने ये सोच के तो नहीं आया था मैं अपने राजधानी में कि मुझे डॉक्टर बनना है। एक सिंपल गवर्नमेंट सर्वेंट, वो क्लर्क भी हो सकता था, एक पियून भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद डेस्टिनी शायद मुझे एक नॉन साइंस के स्टूडेंट को साइंस पढ़ने के लिए, उसके बाद फिर डॉक्टर बनने के लिए तैयार किया। 2005 में मैंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, पटना मेडिकल कॉलेज में, और MBBS करने के बाद फिर मैं पटना से ही नालंदा मेडिकल कॉलेज से, जो कि आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में ही आता है, वहाँ से मैंने MD पीडियाट्रिक्स किया। फिर पटना में ही एम्स पटना में 3 साल सीनियर रेजिडेंसी की, फिर NMCH में किया, और एट प्रेजेंट मैं कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिक्स हूँ। और मैं बहुत गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहा हूँ। ये मेरा एक सिंपल जर्नी है जो मैं आपको शेयर किया है। जहाँ तक मैंने आपकी कभी फोटो या कहीं देखा है तो मैंने आपको बहुत बच्चों को हाथ में लेकर प्यार से करते हुए देखा है। तो मैं मतलब आपका ये बच्चों की तरफ जो प्यार है, जो प्रेम है, इसी से आप प्रेरित हुए पीडियाट्रिशियन वाली फील्ड में जाने के लिए, या क्या रीजन था? देखिए, बच्चों को तो किसी को भी प्यार करने का मन करता है, लेकिन एज ए पीडियाट्रिशियन प्यार करना ये एक अलग इमोशन है। बच्चों को शायद मैं उतना प्यार से प्यार नहीं करता था पीडियाट्रिशियन बनने के पहले, लेकिन मेरे टीचर ने मेरे हर एक कैरेक्टर में इस तरह से मुझे ढाला है कि बच्चे को एज ए पीडियाट्रिशियन कैसे प्यार किया जाए, उसको कैसे होल्ड किया जाए, उसके इमोशंस को कैसे समझा जाए, ये मैं पीडियाट्रिशियन बनने के बाद मैंने सीखा है। तो बीइंग अ पीडियाट्रिशियन आपको क्या लगता है, मतलब अगर आप किसी और फील्ड में होते, अडल्ट्स को डील कर रहे होते, तो आपकी जर्नी आसान होती है या यहाँ पर आपको ज़्यादा आसान लगता है? आसान और मुश्किल ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है, लोग उसको कैसे लेता है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन एज ए सब्जेक्ट वाइज में अगर पीडियाट्रिक्स की बात करूँ तो पीडियाट्रिक्स का प्रैक्टिस करना ये थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि जो आपके पेशेंट होते हैं वो जस्ट बर्थ होने से लेके आपके 18 साल तक के बच्चे होते हैं। इसमें एक अलग ट्रांजिशन रहता है, कभी न्यूबॉर्न है, कभी इन्फेंटाइल एज है, कभी प्री स्कूल है, कभी स्कूल है, कभी प्री एडोलसेंट है, कभी एडोलसेंट है। सारे की समस्या अलग होती है, सारे का एक्सप्रेशन अलग होता है, इसलिए ये थोड़ा टफ माना जाता है। अब वो जो बच्चे साल भर के पहले के वो बोल नहीं रहे हैं, तो अपनी समस्या के बारे में तो आपको पकड़ना है, उसको क्या दिक्कत है वो आपको ट्रीट करना है, और ये कंटिन्यूअस ट्रेनिंग से होता है, ना कि गूगल में पढ़ने से और क्या कहते हैं किताब में पढ़ने से। उसके लिए आपको वार्ड में बच्चों के बीच में समय बिताना पड़ेगा। तो आपका कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया एज ए पीडियाट्रिशियन यहाँ पर? मेरा एज ए पीडियाट्रिशियन 10 इयर्स से ज़्यादा का करीब करीब एक्सपीरियंस हो गया है,
और इस 10 साल में मैं अभी भी एज ए पेडियाट्रिशियन सीख ही रहा हूँ। लाइफ लॉन्ग लोग सीखता ही है। ये गागर में सागर जैसा है। इसको कभी कोई नहीं कह सकता कि मैंने इस पे महारत हासिल कर ली है। हर पेरेंट शायद एक अच्छे डॉक्टर की तलाश में हमेशा रहते हैं। हमारे पास भी एक बच्चा है तो हम हर थोड़े टाइम में कुछ ना कुछ एक नई परेशानी आ जाती है और हमें एक नया ऐसा डॉक्टर चाहिए जिसके पास आप हमेशा चले जाओ और आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिले। तो एक अच्छा कोशिश कोशिश तो यही रहती है। हमारे पास भी पेरेंट्स, हमारे पास हर एक तबके के पेशेंट आते हैं। एक मजदूर से लेके एक हाई क्लास के भी पेशेंट आते हैं, अच्छे घरों से, बहुत साधारण घरों से। एज ए डॉक्टर अगर मेरा दुश्मन भी आएगा तो मैं उसको वैसे ही ट्रीट करूंगा जो जैसे बाकी हमारे फेवरेट पेशेंट हों या जो हमारे क्लोज पेशेंट हों, उनको भी मैं सेम ट्रीटमेंट सेम होता है। क्लास की बात करें कि लेबर क्लास के लोग भी आते हैं, हाई क्लास के लोग भी आते हैं, तो इनमें इनमें ट्रीटमेंट का जो आपका तरीका होता है, मतलब एज अ डॉक्टर नहीं बट एज अ पेशेंट जब वो आते हैं तो जो परेशानियाँ होती हैं वो कितनी डिफरेंशिएट होती हैं? उसमें देखिए, छोटे बच्चों को तो मदर थोड़ा बहुत बच्चे के बारे में समझती है कि इसको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, और पेरेंट जो होते हैं वो काफ़ी एंग्ज़ियस हो जाते हैं। तो जाते हैं तो सबसे पहले पेरेंट की काउंसलिंग साथ में ज़रूर करना चाहिए। पेरेंट को बीमारी के बारे में एक्सप्लेन करना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन क्यों नहीं करना चाहिए बच्चों में, वो बताना चाहिए। अपने मन से दवा नहीं देना है, विदाउट पीडियाट्रिक्स के कंसल्टेशन के दवा नहीं देनी है। रही बात दिक्कत की, तो पेरेंट जो आते हैं वो कॉमन प्रॉब्लम एज बाई डिपेंड करता है। जैसे कोई इन्फेंटाइल एज का बेबी आया, उससे भी पहले नियोनेटल फीडिंग इंटॉलरेंस, एक्सेसिव क्राइंग, लैक ऑफ स्लीप, ये सब चीज़ के सिम्टम्स लेके आते हैं। तो उसमें छोटे न्यूनेट होते हैं कि वो हर एक चीज़ में वो रोएंगे ही। उसके लिए आपको पकड़ना है कि वो किस कारण से रो रहा है। वो हो सकता है कि फीडिंग इम्प्रॉपर हो, उसके चलते रो रहा हो, एक्सेसिव फ्लैचुलेंस हो, उसके चलते रो रहा हो, कोई इन्फेक्शन हो, बुखार हो, नेजल ब्लॉकेज हो, या पेम्पर्स गीला हो। सबके रोने का तरीका अलग होता है। वो आपको पकड़ना है कि कैसे इसमें अप्रोच किया जाए। तो जैसे छोटा बच्चा आता है और अगर आप कह रहे हैं कि वो रो रहा है, तो इसको ट्रीट करने के लिए मल्टीपल अप्रोच आपको यूज़ करनी पड़ती है, लाइक ये वाले टेस्ट भी करा लो, ये वाले भी करा लो, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर वे आउट मिल जाता है आसानी से करने का? हाँ, मल्टीपल अप्रोच हमको देखना पड़ता है। पहले कॉमन चीज हम देखते हैं और उसको रूल आउट करते हैं। कहीं ये इवन ईयर में वैक्स अगर हो और बच्चा अक्सर खास करके जो बच्चा स्लीपिंग कंडीशन में फीड करता है, तो स्टैचियन ट्यूब जो कान से गले को कनेक्ट करता है, स्टैचियन ट्यूब, बच्चे में उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि अक्सर लाइंग डाउन पोजीशन में अगर फीड कराते हैं तो ईयर इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है और बच्चे उसमें बहुत रोते हैं। ये सब चीज़ आपको रूल आउट करना होगा। उसकी इवन अगर कोई टॉप फीड करा रहा है और डाइल्यूटेड फार्मूला दे रहा है, तो अक्सर है कि बच्चा को कैलोरी उतना नहीं मिल पा रहा है, वो रोते रहेगा। ये सब चीज़ आप हिस्ट्री में पूछ सकते हैं, पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, उनसे सारी जानकारी लेके तब आप बीमारी परसे की तरफ आते हैं कि इसको क्या क्या दिक्कत हो सकती है। ये 1 साल तक के लिए आप कह सकते हैं कि ये वैलिड है। 1 साल तक के बच्चों में ये दिक्कत होती है, लूज मोशन होने लगा, वॉमिटिंग होने लगती है। छोटे बच्चों में कोई भी सिम्टम्स तुरंत अपीयर करता है, इसलिए उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। आप जिस जगह पे बैठे हैं, I'm sure आपको एकदम अलग ही होगा यहाँ पे हमारी दिल्ली में, हमारे ऐसे डॉक्टर्स से देखते हैं, आपके पास एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। तो आपको लगता है कि ये सब प्रॉब्लम्स इधर की तरफ ज़्यादा देखने को मिलती है, या आप कभी सोचते हैं कि शायद अगर मैं बड़ी सिटी में होता तो मुझे प्रॉब्लम्स कम आती, या फिर ये कॉमन है हर जगह? बच्चे का प्रॉब्लम को सिटी से कोई लेना देना ज़्यादा नहीं है। ये बात अलग है कि सिटी के लोग थोड़ा कॉन्शियस ज़्यादा होते हैं, सिंसियर होते हैं, तुरंत मेडिकल कंसल्टेशन करते हैं। और जो रिमोट एरिया के लोग हैं वो सेल्फ मेडिकेशन ज़्यादा करते हैं, उनका मेडिकल कंसल्टेशन थोड़ा स्लो होता है, लेट होता है। इसलिए डिजीज का प्रेजेंटेशन जितना डिले होता है वो चेंज होता है। लेकिन हर एक पेरेंट को कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम ऐसा है, चाहे वो विलेज के हों चाहे शहर के हों, जो कॉमन प्रॉब्लम होता है। और जो अक्सर एक सिंपल चीज मैं कह रहा हूँ कि इन्फेंटाइल एज में अक्सर गार्जियन कंप्लेन करेंगे कि बच्चा रात में सोता नहीं है। ये गांव में भी वैसा ही,
वो शहर में भी वैसा है। खाना नहीं खाना चाहता, ये शहर में भी है, गांव में भी है। तो इसीलिए कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो शहर और गांव दोनों जगह हैं। कुछ प्रॉब्लम परिवार पर भी डिपेंड करते हैं। अक्सर बहुत अभी एक मेरा जो एक फॉलो पेशेंट है, वो पटना में था तो सही था, बेंगलोर गया है, तब से उसे ऐसी एलर्जिक राइनाइटिस हुआ है कि अभी तक उसकी ठीक नहीं हो पा रही। बहुत दिक्कत से ठीक कर पाया हूँ मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन से, जबकि बेंगलोर में कई डॉक्टर को दिखा चुके हैं। जगह बदलने से भी बच्चे डेलिकेट होते हैं, उस पर वातावरण का असर बहुत जल्दी पड़ता है। मौसम बदलने का असर, तुरंत सर्दी तुरंत गर्मी हो जाती है, उसमें बुखार, सर्दी, खांसी, ये सब चीज बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जैसे आप ये कर रहे हैं तो आपको लगता है कि इतना छोटा बच्चा होता है इतना उसका ट्रीटमेंट मुश्किल होता है, या छोटे के लिए आसान है जो जितना जितना छोटा बच्चा, वो एज पे डिपेंड करता है। मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ, जितना छोटा बच्चा रहेगा वो सिम्टम्स के बारे में बताएगा नहीं। उसमें मल्टीपल प्रॉब्लम का कॉमन सिम्टम होता है, जैसे क्राइम, बच्चा का रोना। 10 कारण है बच्चे के रोने के लिए, वो आपको सिलेक्ट करना है कि उसे क्या दिक्कत है। वेट गेन नहीं होना, इसका बहुत कारण है क्यों वेट गेन नहीं हो रहा। उसके बाद खाना नहीं खा रहा है, क्यों नहीं खा रहा है, इसका बहुत कारण है। तो इसलिए छोटे बच्चों का इलाज करना मुझे थोड़ा ज़्यादा टफ लगता है, लेकिन फिर भी ट्रीट करते हैं, बच्चे सही भी होते हैं। और आजकल आजकल तो इतनी बड़ी समस्या ये जो इंटरनेट और मोबाइल और टीवी का आ गया। हमारी किताब में किताब कहती है कि 2 साल के पहले स्क्रीन टाइम नहीं देना है, लेकिन परिवार छोटा है, न्यूक्लियर फैमिली है, मदर की हेल्प करने वाला कोई नहीं, बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया, टीवी पकड़ा दिया। इसमें बिहेवियरल प्रॉब्लम, बच्चा एक्सेसिव एग्रेसिव, लैंग्वेज की प्रॉब्लम, बच्चा बोलता नहीं है, बात नहीं सुनता है, ठीक से बैठता नहीं है, किसी को ये वायलेंट बिहेवियर, ये सब आजकल बहुत ज़्यादा मिलने लगा है, खास करके प्री स्कूल एज ग्रुप में। तो इसका एक अलग कारण है। अक्सर आते हैं गार्जियन दूसरी सिम्टम के लिए और हम उसको देख के कहते हैं कि बच्चे को ये दिक्कत है। बिल्कुल मैं रिलेट कर पा रही हूँ। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे जनरल बात करना नहीं सीख पा रहे हैं, लेकिन वो जो उनकी कार्टून्स की लैंग्वेज और टोन है, उस हाँ, तरीके से वो हाँ, अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं, इसी से सीख रहे हैं। उसका कारण है छोटे बच्चे का डेवलपमेंट उसके पियर्स के साथ ज़्यादा अच्छा होता है। उसको खाना खाना सीखना, उससे उसको कैसे अपने पियर्स के बीच में खुद को मेंटेन करना, उसके एज के अकॉर्डिंग खेल कूद, बोलना, ये सारा चीज अपने पियर्स से सीखता है और माहौल का असर उसके बोली पे रहता है। तो ये चीज है। कार्टून का लैंग्वेज बोलता है। इवन कोरोना के टाइम में एक लड़का था जिसे कुछ नहीं आता था एक्सेप्ट वो अमेरिकन इंग्लिश बोलता था गूगल से सीख के, और उसके अलावा उसको कुछ नहीं आता था, लोकल लैंग्वेज नहीं आता था, घर में बोलने वाला लैंग्वेज नहीं आता था। तो ये उसका ये स्क्रीन का असर है। स्क्रीन जितना कम एज में देखेगा, बच्चे का लैंग्वेज बिहेवियर उतना ही अल्टर्ड होगा। और अगर हम टीन एज की बात करें, 13-14 ईयर्स, उनमें किस तरीके की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है? हाँ, इंटरनेट तो हर एक आदमी पर असर किया है, एडिक्शन तो हर एक चीज पर है। जो टीन एज है, जो कि 10 साल से 19 साल तक, जो एडोलसेंट एज कहा जाता है, लड़कियों में जो आपका सेक्सुअल ऑर्गन डेवलपमेंट का जो टाइम है, लड़कों में थोड़ा लेट, लड़कियों में थोड़ा पहले, ये प्रकृति का नियम है। तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से उसके बिहेवियर में चेंज आता है, सेल्फ ईगो, सेल्फ पर्सनालिटी डेवलप होता है। उसके बाद मोबाइल में गलत जानकारी के चलते मोबाइल में सर्च करता है, तो सर्च करना सबको आ जाता है। वॉइस से आप सर्च कर सकते हैं कि क्या दिक्कत है। इवन गर्ल्स में, बॉयज में ये पोर्नोग्राफी का लत काफी कॉमन, ठीक ठाक मिल रहे हैं। बॉयज में इस एज में बॉडी में चेंजेस होता है। एडोलसेंट एज में मास्टरबेशन वेरी कॉमन, बहुत इजीली मिल जाएगा। गार्जियन तो नहीं, वो उसके साथ वाले लोग बता देंगे कि इसे ये दिक्कत है, ये प्रैक्टिस सीख गया है। प्लस अपने घर के लोगों का बात सही नहीं लगना, वो दोस्तों की बात सुनेंगे। एडोलसेंट एज में लड़कियों में पीरियड आने की मेनार्की शुरू होती है। एवरेज एज अब तो इंडिया में 9 to 10 ईयर में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से बिहेवियरल प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। अनसेफ आजकल, प्लस ये स्कूल एज में सेक्स करने की प्रवृत्ति, ये काफ़ी कॉमन 12 साल 13 साल की एज में आपको मिल रही है।
इवन मेरे ओपीडी के प्रैक्टिस में एक लड़की आई थी एब्डोमिनल पेन के लिए, यूपीटी यानी कि यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट कराया और वो पॉजिटिव निकला। हॉस्पिटल में ये काफ़ी आपको स्कूल एज में मिल रहे हैं। ये सब आपको बिफोर मैट्रिक, एडोलसेंट, इसको भी जैसे एडोलसेंट एज को हम 3 फेज में बांटते हैं, अर्ली, मिडिल फेज और लेट फेज। तो अर्ली फेज इवन 10 to 19 ईयर में है, उसको डिवाइड कर लीजिए, 10 to 14 ईयर, 14 to 16 ईयर, 16 ईयर एंड एबव। आपके पास ट्रीटमेंट के लिए कैसे आते हैं? मतलब ये तो एक हमने समझा कि जैसे आपने बताया कि एडोलसेंस में ये चेंजेस होते हैं, हेल्थ में होते हैं, तो इनका कोई ट्रीटमेंट का तरीका भी है जो आपके पास आते हैं? हाँ, एकदम आते हैं, पिंपल्स को लेके आएंगे ना, गार्जियन कंप्लेन करेंगे कि पढ़ाई में इसको मन नहीं लगता है, कंसंट्रेशन नहीं है, दिन भर मोबाइल लेके बैठे रहता है, सोता नहीं है। ये मोबाइल और इंटरनेट के चलते बच्चे का जो स्लीपिंग टाइम है वो घट गया है। हर एक आदमी का स्लीपिंग टाइम घट गया है। स्कूल का तो टाइम फिक्स है सुबह में, लेकिन सोने का टाइम बढ़ने के कारण बच्चों में आपका इंटरनेट और स्क्रीन यूज के चलते आई की प्रॉब्लम, ईयरफोन लगाने के चलते ईयर की प्रॉब्लम, स्लीपिंग, नींद की प्रॉब्लम और एडिक्शन तो ऐसा है कि इंटरनेट के बिना रह नहीं सकते। ये आजकल ये न्यू इमर्जिंग प्रॉब्लम है बच्चों। तो ये ज्यादा आपके हाई क्लास वाले पेशेंट आते हैं उनमें है या जो लोअर मिडिल वाले उनमें भी? लोअर क्लास में जहाँ जिसके पास मोबाइल नहीं है उसका तो बात हटा दीजिए, लेकिन मध्यम वर्गीय यानी कि मिडिल क्लास में एंड उसके अभव में ये अक्सर देखने को मिलता है। और खास करके वहाँ जहाँ न्यूक्लियर फैमिली हो, पेरेंट्स वर्किंग हो, सिंगल चाइल्ड हो, तो इन सब चीज़ों में ये ज़्यादा हो। ये सारी समस्या अभी आपको एक कॉमन पीडियाट्रिक्स के डॉक्टर के यहाँ देखने को मिलेगा। एक चीज़ मैं थोड़ा अलग से आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि स्वच्छता अभियान आजकल काफ़ी है, तो आपके वहाँ पर जैसे आप पटना में जिस हॉस्पिटल में है वहाँ पर स्वच्छता अभियान को लेकर आपको क्या लगता है कि कितना फोकस है सफाई हाइजीन का? देखिए, सफाई और हाइजीन का इशू तो हरदम रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नंबर ऑफ पेशेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि आप कितना भी चाह लेंगे, वहाँ के हाइजीन को मेंटेन करना बहुत टफ रहता है, वहाँ की सफाई को मेंटेन करना बहुत ही टफ रहता है। और ये एक समस्या है। इसका आप ये कह सकते हैं कि एजुकेटेड वर्सेस नॉन एजुकेटेड, इसमें हाइजीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना अच्छा एजुकेटेड रहेगा, हाइजीन उतनी अच्छी रखते हैं, अच्छे साफ कपड़े पहनते हैं, और हमारा खाने का हैबिट है वो भी आप डिपेंड करता है कि एजुकेटेड फैमिली का क्या है। उसको अनएजुकेटेड फैमिली में या इलिटरेट फैमिली में ये देखा गया है हाइजीन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, गंदे हाथों से खा रहे हैं, वर्म इन्फेस्टेशन है, एस्केबीज है, ईयर, उसके बाद हेयर, ये सारे या बॉडी के इन्फेक्शन आपको बड़ा कॉमन मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लड़कियों में मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में जानकारी नहीं, ये पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ये सब के अवेयरनेस से थोड़ा थोड़ा करके अवेयरनेस आया। सरकार ने कुछ स्कीम लगाया है सैनिटरी पैड बांटने का, तो ये सब चीज़ों से इम्प्रूवमेंट है, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है इसमें। तो ये जो करना बाकी है, आपको लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कमी है या मेंटेन लोग नहीं कर पा रहे हैं उसकी जो कर रहे हैं? नहीं, मेरा कहना है कि गवर्नमेंट हर चीज़ के लिए थोड़े न खड़ा रहेगी, पर अगर आपको फायदा लेना है तो अपने आप को सुधारना पड़ेगा। लोग सुधरेंगे तो सरकार सुधर जाएगी। आप साफ कपड़ा पहनने से क्यों रोकता है? साफ भोजन करने से, साफ पानी पीने का सरकार का पेयजल का योजना है, साफ पानी पीजिए। इवन पानी से इतनी बीमारियां होती है, हाथ में नाखून गंदे रहते हैं उससे कितनी बीमारियां होती है। उसके बाद हैबिट, फीको, इवन आप देखिए टाइफाइड, वर्म इन्फेस्टेशन, हेपेटाइटिस, ये सब फीको ओरल रूट से, गंदे हाथों से आपने खाना खाया, और ये सारी बीमारियां उन चीज़ों से होती है। गंदे कपड़े पहने, हाइजीन मेंटेन नहीं किया तो एस्केबी, जो कि एक वाटर वास्ट डिजीज जिसको बोलते हैं, उससे होता है शरीर में खुजली की बीमारी होना। ये सब चीज़ तो काफ़ी हाइजीन पर डिपेंड करता है। प्लस एक जंक फूड का एक जो कल्चर आ गया है, इसके चलते ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारे ओपीडी के क्लिनिक में पेट दर्द के साथ, मोटापा के साथ 11 ईयर का पेशेंट है और वजन है 60 kg। तो जंक फूड में कुरकुरे, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक,
ये मैदा का कोई चीज हो, बाजार का कोई चीज हो, टॉफी जो डेयरी मिल्क टाइप के जो टॉफी आते हैं जिसमें कैलोरी की मात्रा तो ज्यादा होती है, या अगर नमकीन है तो उसमें साल्ट की मात्रा ज्यादा होती है, ट्रांस फैट की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन न्यूट्रिशिव जो उसका कैलोरी वैल्यू ज्यादा होता है लेकिन न्यूट्रिटिव वैल्यू पुअर होता है। ये आजकल इतनी ज्यादा समस्या खड़ी कर रही है कि आप मतलब खुद सोचेंगे, पेट की समस्या, मोटापा की समस्या। बात करें तो आई थिंक बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं। पेरेंट ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, बच्चे को उन्होंने साथ का ये आदत लगाया आपने जंक फूड का, उसके बाद तो बच्चे को उसके बाद तो वो जिद कर बैठेंगे खाने के तो लिए। इसके लिए आप फिर मदर्स को काउंसल करते हैं या पेरेंट्स को काउंसल करते हैं कि एकदम, मदर को मैं ओपीडी में 3-4 चीजों के लिए जरूर काउंसिल करता हूँ। एज के अकॉर्डिंग घर का खाना खिलाना, एज के अकॉर्डिंग स्क्रीन से दूर रखना, मोबाइल अगर है बच्चे के पास और एडोलसेंट एज है तो उसको मैं जरूर कहता हूँ कि इस पर निगरानी रखिए। इसका कंटेम्प्रेरी फ्रेंड है उस पर निगरानी रखिए, इसकी इसका आदत कैसा है, दोस्ती कैसी है, और खाना पीना का, घर का खाना में इसको क्या चाहिए, ये सारा चीज मैं गार्जियन लोगों से शेयर करता हूँ। आपका काउंसलिंग इफेक्टिवली मार्क्स तक पहुँच जाती है, जब वैक्सीन समझ जाती है तो कभी आपको वापस आती है कि हमने ये ट्राई किया, इसका इम्प्रूवमेंट हुआ, नहीं हुआ, मतलब उनको लगता है बहुत ज़्यादा काउंसलिंग उनसे नहीं होती। एकदम आते हैं, बताते हैं, उस पेशेंट का इलाज से ज्यादा उनकी काउंसलिंग जरूरी होती है। हम जरूर कम से कम इतना बताते हैं कि जंक फूड का क्या इफेक्ट हमारे शरीर पर होता है, बीमारियां क्या क्या होती है। छोटे छोटे बच्चों में हाइपरटेंशन, शुगर बढ़ा हुआ, ओवरवेट, ओबेसिटी बहुत ज्यादा कॉमन है, कॉन्स्टिपेशन, पुअर आपका टॉयलेट ट्रेनिंग से 8-8 साल 9-9 साल के बच्चे अभी भी पैम्पर पहन रहे हैं, बोतल से दूध पी रहे हैं। ये सारे चीज हमारे ओपीडी में डे टू डे में आते हैं। ये सिर्फ पेडियाट्रिशियन का चीज नहीं है, ये पूरे समाज की समस्या है। जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी साथ साथ आप प्राइवेट में भी काम कर रहे हैं, इसमें आप थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके बता पाएंगे कि गवर्नमेंट में आपका एक्सपीरियंस कैसा है और प्राइवेट में कुछ अलग है तो क्या है? दोनों जगह देखिए, पेशेंट तो दोनों जगह आते हैं, अप्रोच पेशेंट देखने का दोनों जगह सेम रहता है। फर्क क्या चीज का है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सरकार का सप्लाई रहता है दवा, वहां आपको उसी में से दवा लिखनी है। प्राइवेट में है कि सपोज दैट कि एक स्किन का इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन के लिए गवर्नमेंट में हो सकता है वो दवा सप्लाई में नहीं हो, लेकिन प्राइवेट में तो अपना मन से लिख सकते हैं। दवा लिखने की आज़ादी रहती है प्राइवेट में, गवर्नमेंट में नहीं रहती है। पेशेंट को टाइम देने का जहाँ तक बात है तो प्राइवेट में ज़्यादा टाइम दे पाते, चूंकि उतने नंबर ऑफ पेशेंट रहते नहीं। सर गवर्नमेंट में नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ पेशेंट, नॉर्मल पेशेंट आपको गवर्नमेंट सेक्टर में सिंपल प्रॉब्लम के लिए आते हैं। प्राइवेट क्लिनिक में एक तो इकोनॉमिक स्टेटस भी डिपेंड करता है, जिसका इकोनॉमिक अच्छा हो, जो पे कर सकता हो, वो प्राइवेट में आते हैं। तो उनकी समस्या कॉमन भी रहती है, लेकिन अनकॉमन के लिए भी वो लोग आते हैं प्राइवेट में। प्लस स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्ट्रेस रहता है, प्राइवेट में स्ट्रेस नहीं रहता है। तो खैर मैं दोनों जगह आनंद उठाता हूँ। मरीज देखना मेरा काम है, उसको देखने के बाद मुझे संतुष्टि मिलती है। मैं इस काम को एंजॉय करता हूँ, मेरा पैशन है पेशेंट देखना। एक चीज़ जैसे हम लोग भी अपने एक्सपीरियंस में रखते हैं कि अगर बच्चे को खांसी जुकाम हो रहा है या बुखार हो रहा है, अब ये काफ़ी फ्रीक्वेंट है, मतलब 2-3 महीने में एक बार बच्चे स्कूल जाते हैं या नीचे जाते हैं तो ये आते हैं। तो हम लोग भी कोशिश करते हैं कि अभी तो खांसी जुकाम हो रहा है, स्टीम देने से शुरू करते हैं या जो घर में वो पर्टिकुलर मेडिसिन रखी है, तो डॉक्टर हमने भी देखा है कि किसी में 4-5 बार विजिट करके नई पर्टिकुलर दवाई रखना शुरू करें। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने आप से देखें फिर देखेंगे। तो क्या ये प्रैक्टिस सही है मेरे ख्याल से? नहीं, ये मेथड एकदम गलत है। हर बार सर्दी खांसी का अलग कारण होता है, आप उस पेशेंट का असेसमेंट नहीं कर सकते हैं। गूगल इतना आने के बाद भी डॉक्टर का वैल्यू क्यों बचा हुआ? क्योंकि गूगल पेशेंट को असेस नहीं कर सकता है। एक पेन एब्डोमेन के लिए अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको कैंसर बताएगा और आप अपने आप को शमशान घाट में पाएंगे। और
मेडिकल विजिट करने से एक चीज होगा कि पेशेंट का असेसमेंट, इवन सिंपल कफ, एलर्जिक भी हो सकता है, फ्लू के चलते भी हो सकता है, आजमेटिक में भी हो सकता है, हर खांसी का अलग एक्सप्लेनेशन, इवन गर्ड में, मतलब रिफ्लक्स डिजीज के चलते खाना खाए और उसका कंटेंट हमारे सांस की नली में आ रहा है तो उसके चलते जो खांसी होती है, हर खांसी का अलग इम्पोर्टेंट। अगर आप जहां तक बुखार की बात है, मैं सिंपल बुखार की मैं करता हूँ, अटेंडेंट को मैं इतना कहता हूँ कि बुखार में आप हमसे बिना पूछे पैरासीटामोल दे सकते हैं, लेकिन उसके अलावा दूसरी बुखार की दवा आप हमसे बिना पूछे नहीं दे सकते हैं। खांसी में बिना मेडिकल विजिट के सिरप नहीं देना चाहिए। ये गांठ बांध लीजिए, कभी कभी पेशेंट असेसमेंट नहीं हो पाता है और बच्चा सीरियस होते चला जाता है। इवन गैस्ट्रोएंटेराइटिस में पेट खराब हुआ बच्चा का, डिहाइड्रेशन का असेसमेंट नहीं होता है, बच्चा सीरियस हो जाता है। इन सारे कंडीशन में कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करिए और आपको टाइम निकालना पड़ेगा, ये आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। बच्चे की तबीयत खराब हो, डॉक्टर के यहाँ विजिट करिए। ये बहुत बड़ा पॉइंट आपने शायद व्यूअर्स का भी क्लियर किया होगा, मेरा तो हुआ ही है। इसके साथ-साथ मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जैसे बच्चे नीचे खेलते रहते हैं, तो कभी भी रैंडम चोट लग गई ना, वो गिर गया, साइकिल से गिर गया, घुटने में चोट लग गई, तो वो क्योंकि वो मूव कर रहा है, वो चल रहा है, तो मुझे ये तो समझ आ रहा है कि फ्रैक्चर तो नहीं है। बट इन दैट केस ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें जो हम हेल्प कर सकते हैं, जैसे घर से कोई बोलता है गरम सिकाई कर दो, कोई बोलता है ठंडी सिकाई कर दो, तो वो कन्फ्यूजन रहता है। तो अगर इंटरनल चोट है तो क्या करना चाहिए, और एक्सटर्नल अगर हमें खून दिख रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? डिपेंड करता है साइट ऑफ इंजुरी पर। अगर माथे में चोट लगा तो उसका 3-4 मैं डेंजर साइन आपको बता देता हूँ। जैसे माथे में चोट लगा तो ईएनटी ब्लीड, ईयर, नोज और थ्रोट से, मुंह से, नाक से, कान से अगर ब्लड निकला हो, आंख या उसके अगल बगल में चोट लगा हो, बच्चा बेहोश हुआ हो, लगातार वोमिटिंग कर रहा हो, स्लीपिंग टेंडेंसी हो, ये सारा डेंजर साइन है बच्चा में। इंटरनल ऑर्गन जहां तक ट्रंक की बात है, गले से नीचे और कमर के ऊपर, डिपेंड करता है कि साइट ऑफ इम्पैक्ट कैसा है। छोटा बच्चा ऐसा है कि अगर उसको दिक्कत होगा तो बच्चा एक्सप्लेन, छोटा बच्चा तो रोएगा बहुत ज़्यादा। एक्सेसिव क्राई ही ऐसा चीज़ है जो गार्जियन को एनॉयड करता है और उन्हें डॉक्टर के यहाँ विजिट करने के लिए मजबूर कर देता है। दूसरा नंबर है कि खाना नहीं खाता है। तो जो डेंजर साइन है, नाक कान गला से ब्लीड होना, आंख के नीचे कालापन होना, बच्चा का बेहोशी में जाना, सीजर आना, बच्चा का शरीर को हाथ पे टाइट करना, ये एक डेंजर साइन है। नाक कान से ब्लड आना, लगातार वोमिटिंग, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होना, ये एक डेंजर साइन है इसका। और इंटरनल ऑर्गन जैसे चेस्ट की बात है, तो चेस्ट में जब तक बहुत तेज चोट नहीं आएगी, इंटरनल ऑर्गन डैमेज होने का चांस कम रहता है, क्योंकि चारों तरफ रिब्स रहता है, तो वहाँ सॉलिड ऑर्गन इंजुरी होने की संभावना कम रहती है। लेकिन वही एब्डोमेन में हो तो पेट में अगर चोट लगता है तो स्प्लीन का रप्चर होने की संभावना, आंत का रप्चर होने का संभावना, ये सब चीज सॉलिड ऑर्गन डैमेज होने का चांस रहता है। तो जब भी चोट लगे तो एक बार असेसमेंट जरूर करिए। अगर ये सारे डेंजर साइन मिलते हैं, इमीडिएट मेडिकल विजिट करना चाहिए। लास्ट में आपसे आपके एक्सपीरियंस से कोई एक केस पूछना चाहूंगी, कोई ऐसा केस हो जो आपको हमेशा याद रह जाता हो, तो किस कंडीशन में आया था और आपने उसमें किस तरीके से ट्रीटमेंट करके उसको? अभी तक 10-11 साल के करियर में बहुत सारे ऐसे केस आए हैं जो, बहुत बार ऐसा हुआ है कि अटेंडेंट सड़क पे मिल गए हैं और 100 परिवार हमारे पैर पर गिरने लगे। ये मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है। एक बार मैं शेयर करता हूँ एक कहानी। सिंगल चाइल्ड एक पेरेंट का था, जो एक लड़का था, इनकेफ्लाइटिस उसे हुआ था, जिसको चमकी बुखार कहते हैं। मैं एम्स में उस समय था। वो लड़का को भर्ती उसके फादर कराए, लगातार मिर्गी के दौरे आ रहे थे। बहुत दिनों तक भर्ती रहने के बाद बच्चा उठ के बैठा, चलने फिरने लगा। तो हमारे दरभंगा की तरफ में एक श्यामा मंदिर है, भगवती का मंदिर है दरभंगा महाराज के कैंपस में। वहाँ मैं भी जाता हूँ दर्शन के लिए, तो मैं अपनी फैमिली के लोगों के साथ था। अकस्मात देखता हूँ कि एक आदमी 4-5 लोगों के साथ आया और अपने बेटा को मेरे पैर पे गिराया और जोर जोर से बोलने लगा, यही वो डॉक्टर साहब हैं जो हमारे इस बच्चे को बचाए हैं।
ऐसे ना जाने कितने हमारे सामने केस आया है, उसमें से एक ही ऐसा है जिसमें लग रहा था कि ये बचेगा नहीं, और पुराने इंस्टीट्यूशन को मैंने छोड़ भी दिया। तो वहाँ जाके पता कब समझ सकते हैं कि 8 सालों के बाद एक आदमी मुझे खोजते हुए मेरे क्लिनिक पर पहुँचा। वो पहले एम्स गया, एम्स से फिर एनएमसीएच आया, एनएमसीएच से खोते मेरे क्लिनिक पर जाके उसी डॉक्टर साहब से मिलना है। तो इस तरह की केसेस कम से कम मैं 15-20 तो मिनिमम है जो मैं गिना पाऊंगा, जो जिसमें मुझे भी नहीं लग रहा था कि पेशेंट सुधरेगा, और सुधरा। तो हमारा काम तो सिर्फ इलाज करना है। कर्मण्य बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। काम करना अपना काम है, और रिजल्ट हर काम की तरह इसमें ईश्वर रिजल्ट देते हैं। ईमानदारी पूर्वक अपना काम किए हैं और उसका फल हमको मिला है। नियोनेटल केयर में 1 किलो से नीचे का बच्चा जो मेरे परिचित का था, जिसको मैं खुद एनआईसीयू में उसको मैं कैरी करके एनआईसीयू में लाया, वो बच्चा करीब 1-1.5 महीना भर्ती रहा। अब 4 साल का वो बच्चा हो गया है, और उसको मैं देखता हूँ तो मुझे यही लगता है उसके घर के सारे लोग ही नहीं, उस गांव के सारे लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं कि ये लड़का इन्हीं का बचाया हुआ है। तो इस तरह के ढेर सारे हैं। मुझे इस काम में बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। हमारे फादर बार बार कहा करते थे कि यही एक प्रोफेशन है जिसमें दवा भी दोगे और दुआ भी दे सकते हो, दोनों चीज कर सकते हो इसमें। ये आपने एकदम सही बात की कि मतलब पेरेंट्स के लिए एक ऐसा डॉक्टर मिल जाना, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा डॉक्टर जो मेरे बच्चे की परेशानी को सच में पकड़ ले, इसके लिए आप कहीं भी चले जाते हो, बस आपको ट्रस्ट बन जाता है डॉक्टर के ऊपर कि मुझे यहीं से करना है। डॉक्टर को सोशल बनना चाहिए, समाज के बीच में रहने वाले लोग होते हैं। ये प्रोफेशन काफी नोबेल प्रोफेशन है, और इतना भी मॉडर्न जमाना आ गया है। लोग आपको बहुत लाइमलाइट के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन एक मेडिकल प्रोफेशन ऐसा है जिसमें अगर आपके कपल हैं, पत्नी भी अपना बात जब किसी को नहीं बता सकती है, पति को नहीं बता, तो डॉक्टर से जरूर शेयर करती है। इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, अंत में सबको डॉक्टर के पास आना पड़ता है, और उनके सामने हर एक छुपी हुई बातें डॉक्टर के साथ सामने आती हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है कि मैं अगर बोल दूंगा तो परिवार टूट जाएगा। जब एक बच्चे का ब्लड ग्रुप उसके फादर से मैच नहीं कर रहा था, तो मैंने पूछा था ये बच्चा इनका ही है, तो बाद में पता चला कि वो स्पर्म डोनेशन से बेबी हुआ है। एज ए डॉक्टर मुझे मेंटेन करना पड़ता है सामाजिक पृष्ठभूमि, और वहाँ के वातावरण को भांपते हुए मुझे कुछ बोलना पड़ता है। इसलिए मेडिकल प्रोफेशन अदर प्रोफेशन से काफी भिन्न है। कितना भी किसी भी फील्ड में लाइमलाइट आ जाए, लेकिन ये प्रोफेशन ऐसा है, एक डॉक्टर एक मजदूर का भी इलाज करता है और हमारे देश के राष्ट्रपति का भी इलाज करता है। दवा वही रहता है, आदमी डॉक्टर बदल जाता है, लेकिन जो किसी भी डॉक्टर के लिए को आप इवन आपको मैंने पहले भी बताया कि मेरे लिए एक दुश्मन भी मेडिकली उतना ही मेरे लिए चैलेंजिंग है जितना एक हमारे घर का आदमी। दोनों को मैं सेम दिमाग से एक बुद्धि से उसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। उसको इलाज करते समय मैं दुश्मनी नहीं देखता। मैक्सिमम मेडिकल के प्रोफेशन के लोग ऐसे ही होते हैं, तो इसीलिए ये प्रोफेशन काफ़ी भिन्न है, अलग है दूसरे प्रोफेशन से। यहाँ आपको डेडिकेशन, आप किसी भी दूसरे आदमी को आप रात में फ़ोन नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक डॉक्टर जब डॉक्टर के पास लोग 2 बजे 3 बजे रात में फ़ोन करते हैं, और जब 2 फ़ोन आता है तो मुझे लगता है कि इसको ज़रूर कोई दिक्कत है। आज सुबह की मैं बात बताता हूँ कि मैं काफ़ी थका हुआ था। 11 बजे रात को मैं क्लिनिक से आया था, और 3 बजे सुबह एक अर्जेंट सीजेरियन कॉल के लिए मुझे कॉल किया गया कि बेबी ने मिकोने में स्पिरिट कर लिया, प्लीज आ जाइए। इस समय के लिए कोई पैसा मायने रखता है? मुझे कोई लाख रुपया भी दे देगा तो इसके सामने जान के सामने किसी इसकी कीमत है क्या? तो एक डॉक्टर का जो समय होता है, डॉक्टर लोग समय का चोर होता है। मैं तो ईश्वर से चाहता हूँ कि 24 घंटा के बदले 26 घंटा एक दिन में बना दे, तो भी मुझे कम लगेगा। बहुत अच्छा लग रहा है हमें आपसे बात करना। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे काफ़ी खुशी हुई। लोगों के बीच ये जाना चाहिए, और मैं तो सारे लोग जो अभी इस वीडियो को देखेंगे, मैं उनको एक चीज़ कहूँगा
कि कभी भी कोई डॉक्टर जो आपको ट्रीट करते हैं वो किसी भी पेशेंट का अहित करना नहीं चाहते हैं। हर एक आदमी को बचाया नहीं जा सकता है। किसी कॉम्प्लिकेशन को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं, जान फूकने की क्षमता हम लोगों में नहीं होती है। इसीलिए कहीं भी अगर किसी अस्पताल में किसी मरीज का डेथ हो तो आप सीधे नेग्लिजियंस ना बोलें, आप अपने मरीज का कंडीशन भी देखते रहें। यहाँ जो खरा आदमी है, हेल्दी आदमी है, 50 साल के आदमी को हार्ट अटैक हो रहा है, तो आप किसी डॉक्टर के पास बीमारी को लेकर जाते हैं तो आप उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जाते हैं, लेकिन उसके पहले का टाइम आपने कैसे गुजारा है। अब कोई स्मोकर है, ड्रिंकर है, उसको लीवर की बीमारी हो जाए, वो हॉस्पिटल में जाके मर जाए, तो इसमें अस्पताल का क्या दोष है। सही बात। ये बहुत कॉमनली देखते हैं कि कुछ होता है तो सबसे पहले डॉक्टर के ऊपर डाल दिया जाता है कि आपने अच्छे से ट्रीटमेंट किया या आपकी कोई नेग्लिजेंस थी। काफ़ी कॉमन। कोई भी आदमी अपनी बुद्धि से, डॉक्टर अपनी बुद्धि से अच्छा ही ट्रीट करते हैं। यही तो मैंने आपको बताया ना कि जब दुश्मन का इलाज मैं करना चाहता हूं तो बीमार को मैं क्यों इलाज नहीं करूंगा। ये लोगों का भ्रम है। अब बहुत बीमारियां ऐसी होती है जिसमें प्रोग्नोसिस, हर बीमारी का प्रोस एंड कॉन्स है, ट्रीटमेंट का प्रोस एंड कॉन्स है। 100 पेशेंट में अगर 99 पेशेंट ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छा, एक पेशेंट गड़बड़ाया तो अरे इतना बड़ा नेग्लिजियंस। तो डॉक्टर और पेशेंट के बीच जो रिलेशन है, ये वर्तमान जमाने में, अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, इसमें ये थोड़ा पुअर हुआ है। पेशेंट के लोगों को भी थोड़ा ट्रस्ट में कमी आई है। हमारे फील्ड के भी कुछ लोग, गिने चुने लोगों की एक्टिविटी से ऐसा हुआ है, लेकिन 100 में 99% लोग अभी भी अच्छे हैं इसमें, जो आपका भला चाहते हैं। स्वास्थ्य के सामने पैसा का क्या कीमत है, आप बताइए। मैं कुछ सिंपल एग्जांपल देता हूं। जो झुनझुनवाला, जो इतने बड़े बिजनेसमैन 50,000 करोड़ की संपत्ति कमाए, 50 साल में मर गए, उनके सामने, स्वास्थ्य के सामने पैसा का क्या कीमत रहा। इसलिए आपको स्वास्थ्य एक धन है, और चूंकि ये दिखने वाला धन नहीं है, आप पैसा खर्चा करके एक एसेट बनाते हैं तो वो आपका दिखने वाला चीज है। लेकिन जब आप पैसा से स्वास्थ्य बनाते हैं तो दिखने का चीज नहीं, वो फील करने की चीज है। और इसमें ऐसा नहीं है कि आज आप स्वस्थ हैं तो कल भी स्वस्थ रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। टीवी मोबाइल खरीदेंगे तो उसकी 5 साल की गारंटी है, लेकिन हेल्थ की क्या गारंटी है। इसीलिए मैं इस प्रोफेशन को सबसे अलग मानता हूँ, नोबेल प्रोफेशन मानता हूँ। ये ग्लोबल प्रोफेशन है। हमारे देश का एक बहुत बड़ा आदमी विदेश में जाके सामान्य हो जाता है, लेकिन एक डॉक्टर मरते समय भी डॉक्टर रहता है, इसमें रिटायरमेंट नहीं होता। काफ़ी परसेप्शन आपने मेरा भी चेंज किया है, मतलब मुझे भी ऐसा लगने लगा है। आपसे बात करके बहुत अच्छा मुझे लगा कि पूरे ऐसे डॉक्टर्स हैं, क्योंकि जनरली हम लोग अभी यही बोलते हैं कि डॉक्टर्स पैसा कमाते रहते हैं या कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा। नहीं, तो उसकी उसकी वजह है मैडम, उसकी वजह क्या है। डॉक्टर के साथ आप प्रोफेशनल व्यवहार करिए, वो आपसे प्रोफेशनल व्यवहार करें। अभी मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक डॉक्टर को क्लिनिक खोलने के लिए 10 साल 15 सालों की पढ़ाई के बाद अगर आप उसको तंग करेंगे तो विवाद में पड़ना नहीं चाहता है। ये प्रशासन की नौकरी नहीं है, ये पुलिस की नौकरी नहीं है, ये आदमी को ठीक करने का जरिया है। आप उसको तंग करेंगे, उससे रेंट वसूलेंगे, दुगुना, रे डॉक्टर है इससे दुगुना रेंट लो, इससे बिजली बिल कमर्शियल लो। ओबियस है कि घर से तो कोई लगाएगा नहीं, वो कहाँ से आएगा, तो आपसे आएगा। डॉक्टर को आप ब्लॉक लेवल पर तंग करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, तो 500 रुपए का इलाज 5,000 में। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तंग करेंगे तो वो से आएगा कैपिटल में 5,000 का इलाज 50,000 में। वहां आप तंग करेंगे तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाएगा, और वहां आप बदमाशी करिए, आपको उठा के तो फेंक देगा ही। प्लस जो जब इलाज 500,000 का था वो 5 लाख खर्चा होगा, और आप वहाँ चू तक नहीं बोल पाइए। प्राइवेट हॉस्पिटल में और ऐसे बड़े हॉस्पिटल्स में जाके तो आदमी नहीं कहता है कि जो डॉक्टर कर रहा है बस हो जाने दो, बजाय बहुत। ऐसा नहीं है कि हम लोग लड़ाई नहीं कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन चाहते हैं कि इन मूर्ख लोगों के सामने मैं अपना एनर्जी क्यों खर्चा करूं। 2 बात बोल रहा है, चुपचाप सुन के रह लो। मेडिकल कॉलेज में देखते हैं नया पीजी सब में एनर्जी रहता है, पोस्ट ग्रेजुएट बड़ी मार मारता है, लेकिन हम लोग इस चीज को अवॉइड करते हैं, बोलते हैं अरे जाने दो, मूर्ख है, वो समझ नहीं रहा है। हमारे कलम से लॉस होगा तो कितना बड़ा लॉस होगा। अब बताइए कि हमारे पर विश्वास करके लोग अपना जान हाजिर कर, 1 रुपया भी किसी को देता है तो 100 बार पूछता है, लेकिन जब बीमार होता है तो हमारे पास जान हाजिर कर देता है। हमारा दुश्मन भी रहता है तो हम चाहते हैं नहीं, ये ठीक हो गया जाए, लड़ाई बाद में करेंगे इससे। थैंक यू डॉक्टर केशव, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। हमें आगे भी ऐसे तो हम आपको दोबारा बुलाएंगे किसी टॉपिक पर बात करने के लिए। आप जी, आप आपकी टीम को और आपकी धनंजय जी को और हमारी प्रेरणा मैडम को
बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी बात को आपने बोलने का मौका दिया एक प्लेटफॉर्म पे। इन लोगों के बीच ये धनात्मक संदेश लेकर जाए, पॉजिटिव रिव्यू दे, उनके थिंकिंग को चेंज करे। देश मिले जो जनरल ऑडियंस को सुन के काफी कुछ सीखने को मिले। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इस तरह का प्रोग्रामों में जरूर शामिल होना चाहूंगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और जब भी आप मुझे बुलाइएगा मैं जरूर आऊंगा और अपनी बातों को, समाज में बीमारी, बच्चे की बीमारी से जनित कोई भी समस्या हो उसके लिए मैं हाजिर रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।